नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की और उत्तराखंड के टूरिज्म डेस्टिनेशन, टूरिज्म हब बनने की कवायद की। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, उसे अब टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की भी खूब कोशिशें हो रही हैं और इसके लिए मौजूदा वेडिंग डेस्टिनेशंस को भी खास तौर पर डेवलप किया जा रहा है। वेडिंग डेस्टिनेशंस प्रमोट भी किए जा रहे हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग ने एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में वेडिंग डेस्टिनेशन का संचालन बेहतर ढंग से हो सके, इसके लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी तैयार किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में पर्यटन विभाग प्रदेश में बुनियादी ढांचों पर जोर दे रहा है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी, हेली सेवा और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल है। इसके बाद प्रदेश में पहले से ही चिन्हित वेडिंग डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के साथ ही नए डेस्टिनेशन को चिन्हित कर उसे वेडिंग के लिहाज से डेवलप किया जाएगा। वर्तमान समय में रामनगर, मसूरी, त्रियोगीनारायण समेत अन्य ऐसे तमाम स्थान हैं जहां वर्तमान समय में शादियां होती हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग चितई, गोलजू, ओंकारेश्वर, धनौल्टी, चूका समेत अन्य जिलों में वेडिंग के लिए डेस्टिनेशन का चिन्हीकरण कर रहा है। उत्तराखंड सरकार तमाम अन्य धार्मिक और पौराणिक मान्यता वाले मंदिरों के साथ ही ऐसे स्थानों को चिन्हित करने पर जोर दे रही है जिन्हें वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तराखंड राज्य में वेडिंग को लेकर देश की जनता से आग्रह कर चुके हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार अब इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है, जिससे इस पहल के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य की आर्थिकी को भी बढ़ाया जा सके। वहीं धामी सरकार ने नैनीताल के पुराने ट्रैकिंग रूट्स को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। पर्यटन विभाग इन रूट्स की सफाई, सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखेगा। इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो वेडिंग डेस्टिनेशन तो एक पैरामीटर है, लेकिन बिगर कॉन्सेप्ट टूरिज्म है और टूरिज्म को ही प्रमोट भी किया जा रहा है, डेवलप भी किया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड की जो व्यवस्था है उसमें टूरिज्म कुछ इस कदर शामिल हो जाए कि वह एक बेहतरीन व्यवस्था बन सके। और उत्तराखंड को पुनर्जीवित करने के लिए या फिर उसमें नई जान फूंकने के लिए टूरिज्म की यह कवायद कितनी रंग लाएगी, यह सरकार की नीति और नीयत पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करती है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कपरवान शास्त्री साहब जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी साहब भी जुड़ चुके हैं और बतौर टूरिज्म एक्सपर्ट हमारे साथ रमेश पेटवाल साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। विपक्ष में बैठे आप हैं, सरकार से सवाल भी आप उठाते हैं, मन में शंकाएं भी होंगी, समाधान के लिए, सजेशन के लिए राय भी होगी। इसीलिए आप यह बता दीजिए, उत्तराखंड जो देवभूमि है, उस देवभूमि में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग बनाने के लिए जो सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, इस पहल को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है उत्तराखंड को उसका वाजिब हक जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था टूरिज्म के लिहाज से, आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से, उसे अब रंग देने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप में देखिए, उत्तराखंड सरकार अगर उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के लोगों के रोजगार के लिए कोई कार्यक्रम करती है तो कांग्रेस ने हमेशा से सरकार का स्वागत किया है। देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं उत्तराखंड के कि जो देखिए हमारे पास जिस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, हमारे पास में हिमालय है, हमारे पास में बहुत अच्छे से जो है हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं, हमारे पास बहुत सारे जो है हमारा जो है 4 धाम उत्तराखंड में हैं, गंगा, जमुना, बद्री, केदार, हेमकुंड साहिब से तमाम हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमारे पास में धाम हैं जिनसे हम लोग हमेशा
के लिए गौरवान्वित होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की पहचान तीर्थाटन के रूप में है। तीर्थाटन के रूप में उत्तराखंड की पहचान है। लोग यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं और बहुत संख्या में आते भी हैं। हाँ। और इससे उत्तराखंड के लोगों को अच्छी संख्या में रोजगार भी मिलता है। अब चूंकि सरकार ने, क्योंकि हमारे पास हमारा जो प्रदेश है वो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अद्भुत है। भगवान की बड़ी अति कृपा है कि हमारे पास सुंदर नदियां, हमारे पास डांडे कांठे, हमारे पास में जो है जब चिलचिलाती धूप मई जून में जब मैदानी क्षेत्रों में बाहर निकला नहीं जाता, तब भी हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में रजाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भगवान की अति कृपा हम पे है। और ऐसे में निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों का ध्यान उत्तराखंड की ओर रहता है। ठीक। उत्तराखंड लोग आना चाहते हैं, उत्तराखंड में लोग अपना काम करना चाहते हैं। और यदि ये जो हमारे पास में बहुत सारी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि इसी समय कोई हो रहा है। त्रिजुगी नारायण में हमारे यहाँ आप देखेंगे तो इतनी शादियां होती हैं कि शादियों के सीजन में वहाँ जो है बुक करना ही बड़ा भारी हो जाता है। कई शादियां वहाँ पर त्रिजुगी नारायण में होती हैं। हमारे यहाँ रामनगर है, मसूरी में आते हैं। नहीं, वो तो ऐसे कितने जगह हैं जिनका आप उल्लेख करिएगा, सब एक से बढ़कर एक है। मेरा स्पष्ट यही सवाल था कि आप प्रथम दृष्टया सरकार की इस नीति का समर्थन कर रहे हैं और इसे ठीक आंक रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप में यदि रोजगार के लिए, मैंने आपको पहली एक लाइन में कहा कि रोजगार उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ी अगर कोई योजना अगर सरकार लाती तो उसका स्वागत है। लेकिन आपको में एक विशेष रूप में ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो ग्लेशियर जो हमारे क्षेत्र हैं, जहाँ हमारे जो धाम है, वहां पर घंटे को जो भगवान का जो घंटा है, शंख है, वो भी वर्जित है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी मर्यादा में उस काम को करें जिसके लिए हम वहां पर आए हैं। यदि बहुत ज्यादा, अगर आपने देखा पिछली बार जो है वो गुप्ता बंधु जिस तरह से वो हमारे औली में आए और वहां पर जिस तरह से आपने देखा कि टनों के हिसाब से कूड़ा करकट, उससे देखिए हमारे पर्यावरण को भी समझ गया मैं। आपने लेकिन एक मार्के की बात कही है, मैं समझ गया आपकी बात को। इसीलिए अब रमेश पेटवाल साहब के पास जाते हैं बारी से। पेटवाल साहब, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि विपक्ष भी आपके साथ खड़ा है, आपकी नीति की भी सराहना कर रहा है, नियत के ऊपर सवाल भी नहीं खड़े कर रहा है, लेकिन जिस वास्तविक डेकोरम की बात विपक्ष कर रहा है, प्रमोद साहब इशारा कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें यथावत वैसी रहनी चाहिए, ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ न किया जाना चाहिए। यह बारीक सी रेखा को कैसे सुनिश्चित कीजिएगा कि यह बारीक सी रेखा बरकरार रहे, यह भी तो चुनौती है। पेटवाल साहब, तो धन्यवाद, आपने परिचर्चा के लिए हमें आमंत्रित किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे वक्ता थे, उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको देख के पूरे देश से नहीं विदेश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि अगर कोई अपने आज की डेट में जो नव युवक है, युवतियाँ हैं, और वो अगर अपने शादी के डेस्टिनेशन के बारे में त्रिजुगी नारायण को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में पक्का ये भावना है कि हमें शांतिपूर्वक पर्यावरण से मिलकर और पर्यावरण को बचाते हुए और उसको मानते हुए अपनी जो है अपने जो मैरिज लाइफ को आगे स्टार्ट करना है। तो पहला तो ये पॉइंट बहुत क्लियर है कि जो आज का यूथ है, दे आर वेरी वेरी मच अवेयर अबाउट कि हमारा इन्वायरमेंटल स्टेटस क्या रहना चाहिए। ये एक परिपक्ष है कि जो लोग यहाँ आके अपना जीवन स्टार्ट करना चाहते हैं विवाह का, तो उनके मन में बात है कि अगर हमें उत्तराखंड में जाना है तो कहीं ना कहीं हमें उन सारे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है जो कि एक हिमालय राज्य में होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो भी मैरिज डेस्टिनेशन हुआ करते थे, जो बड़े बड़े प्लेसेस हैं, जैसे गोवा में है, बाली में है, मालदीव में हुआ करते थे, आज अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये बात कही गई कि यार ये उत्तराखंड एक अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग हुई है हमारे प्रदेश की। अब यहाँ पर जो सोचने वाली बात है कि हमारा यूथ ही
अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटैलिटी को लीड करता है। आप देखें तो अगर कहीं भी देश के किसी भी कोने में आप जाएंगे, इवन आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, तो उन्हीं युवाओं के अंदर ये भावना हो गई है कि अगर सुजुकी नारायण में इतना अच्छा अरेंजमेंट है डेस्टिनेशन वेडिंग का, क्यों नहीं मेरे गांव के पास के मंदिर में काम हो सकता है, या गंगोत्री वाले क्लस्टर में, हम यमुनोत्री में, बद्रीनाथ के पास, केदारनाथ के पास, चोपता में, मसूरी में, नैनीताल में। और इसको मैं एक चीज से जोड़ना चाहूंगा जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, होम स्टे। क्योंकि अगर आप देखें कि जब वेडिंग डेस्टिनेशन का वो आता है तो उसमें एक साथ 50 से 100 लोग, 20 लोग ट्रैवल करते हैं, उनका स्टे का अरेंजमेंट चाहिए होता है, उनके खाने का अरेंजमेंट चाहिए होता है, और बहुत सारी और व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट चाहिए होता है। तो एक उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो स्कीम है होम स्टे, उसमें क्लस्टर वाली स्कीम भी है कि एक साथ यदि किसी गांव में, किसी क्षेत्र में 6 या 6 से ज्यादा होम स्टे बनते हैं तो सरकार का विशेष ध्यान उस क्षेत्र में जाएगा। उस क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, पानी, बिजली, इंटरनेट और भी बहुत सारी सुविधाएं, उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है जिसपे हमें खूब चर्चाएं भी करनी चाहिए। यदि किसी पर्टिकुलर जगह पे ये सब चीजें होती हैं तो उसको हमें पूरा ब्रॉडकास्ट भी करना चाहिए। और ये स्वरोजगार और रोजगार दोनों को ही हमारे राज्य में बहुत अच्छे ढंग से आगे ले जा रहा है। ठीक कहा, ठीक कहा आपने रमेश साहब, बिल्कुल ठीक कहा। और अब आते हैं जोशी साहब आपके पास। देखिए, विपक्ष के सजेशन को भी आपने सुना, एक्सपर्ट की बातों को भी आपने सुना, फैसले अब आपको लेने हैं, एग्जीक्यूट आपको करने हैं। सजेशंस भी आपके पास हैं, विपक्ष की रजामंदी भी आपके पास है। बस अच्छे से ये चीज़ ज़मीन पर इम्प्लीमेंट हो जाए, इसी की आशा है। उसमें कहीं कोई कोताही न रहे, ताकि नीति और नियत पर सवाल न उठ सके। उस ईमानदारी के साथ काम करना होगा। जोशी साहब, तैयार हैं आप? जी जी जी, आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए, उत्तराखंड में मैं दोनों पैनलिस्ट को सुन रहा था, बहुत सुंदर बात उन्होंने की और अच्छी बात की है। उत्तराखंड में देखिए पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास नदियां हैं, माँ गंगा है, माँ जमुना है, केदारनाथ 4 धाम हमारे पास है, कैलाश मानसरोवर झील हमारे पास है, आदि कैलाश है, बुग्याल हमारे पास है। तमाम साहसिक पर्यटन के तमाम रूट हमारे यहाँ हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, उसमें बहुत काम हो सकता है, बहुत कुछ काम हुआ भी है। होम स्टे का जिक्र अभी आ रहा था कि हजारों होम स्टे बने हैं, हर रूट में होम स्टे बने हैं। उनमें सरकार द्वारा मदद भी की जा रही है, सरकार उस कार्यक्रम को प्रोत्साहन भी दे रही है। तो जगह जगह पर हम नए नए टूरिस्ट स्पॉट भी डेवलप हो रहे हैं। हमारे पास चोपता वाला मामला है, तुंगनाथ का भगवान शंकर जी की स्थली भी यहाँ पर है। तो तमाम जगह हमारी ऐसी है जिनमें हम, चाहे गढ़वाल है, कुमाऊं है, चाहे हमारा मैदान का इलाका है, तो हमारा हरिद्वार हरि का द्वार है, और अपना नानक मट्टा गुरु नानक की तपोस्थली भी यहाँ पर रही है। तो बहुत सी जगह है, उनको डेवलप सरकार ने बहुत कुछ किया भी है, बहुत कुछ अभी करना भी शेष है। उस तरफ सरकार का प्रयास भी है। पर्यटन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्रांड एम्बेसडर बनने का काम किया। आदि कैलाश भी गए, गंगा, जहाँ गंगा शीतकालीन प्रवास करती है माँ गंगा, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी गए। केदारनाथ प्रधानमंत्री जी गए, बद्रीनाथ तो प्रधानमंत्री जी, बद्रीनाथ और केदारनाथ का रिडेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारे यहाँ चल रहा है। तो उसको हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आने वाले भविष्य में आप देखेगा कि टूरिज्म के नए नए टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पर डेवलप होंगे और नई नई चीजें होंगी। और जहाँ तक सड़कों का बात है, कनेक्टिविटी की बात है, तो बहुत सी जगहों पर हवाई सेवा भी शुरू हुई है, और चारों धामों के लिए सड़क कनेक्टिविटी में भी बहुत तेजी आई है। चौड़ी सड़कें चौड़ी बनी है, और रेलवे के भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं आने वाले समय में। जो एक एडवेंचरस टूरिज्म जिसको कहते हैं, वो भी एक देखने वाली चीज बनेगी कि 120 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही है जगह जगह पर। छोटी छोटी सबसे बड़ी सुरंग 22 से 23 किलोमीटर लंबी सुरंग है, पार्ट में अलग अलग उसमें अंडरग्राउंड सुरंगें बन रही हैं। तो ये भी एक अद्भुत काम हो रहा है उत्तराखंड में। तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने इस दिशा में
बहुत बड़ी पहल की है और पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटक स्थलों को सुसज्जित करने के लिए तमाम केंद्र से जो हमको धनराशि में करोड़ों रुपए की धनराशि हमको मिल रही है, उसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। ठीक। और आने वाले भविष्य में आप देखिएगा कि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड नए आयाम जुड़ेंगे। ओके। और अभी उत्तराखंड में जिस तरीके का पर्यटक आ रहा है, हाँ। उससे निश्चित रूप से इस प्रदेश की आर्थिकी को नए आयाम लगेंगे और बेरोजगारों को रोजगार भी यहाँ पर मिलेगा। नहीं, ठीक है जोशी साहब, वो तो अच्छी बातें हैं, अब सब कोई चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो सपना आप देख रहे हैं वो हकीकत में उतरे, लेकिन कुछ रोड ब्लॉक्स होते हैं। उन रोड ब्लॉक्स के बारे में हम आपके पास फिर से आएंगे चर्चा करने, लेकिन एक बार आ रहे हैं जोशी साहब। प्रमोद साहब, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन इन्हीं अच्छी बातों के बीच भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा समय में सरकार में, उसके दो दिग्गज नेता सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े करते हैं। तीरथ सिंह रावत साहब, त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और तब आपको लगता है अवैध खनन को लेकर जो बातें होती हैं, जिस ओर इशारा जोशी साहब कर रहे हैं, खूब हम सुरंग बना रहे हैं, खूब हम चीज़ों को लगा रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर तो सवाल भी उठाए जा रहे हैं जिसके बारे में खामोशी है। आपको लगता है ये टूरिज्म हब प्रमोट करने में कुछ रोड ब्लॉक्स तो खुद सरकार के अंदर ही है? नहीं, देखिए, जो खनन का मामला है, खनन और अवैध खननों के तो ये भारतीय जनता पार्टी अवैध खननों की तो वो महागुरु है। अभी आपने देखा परसों जो है इन्हीं के विधायक जो और वो भी बहुत सीनियर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, मुन्ना सिंह चौहान, जिन्होंने जो है ट्रैक्टर ट्राली खुद पकड़ रखी थी और पुलिस चौकी के बगल में पुलिस जो है पौने घंटे में वहां पहुंचती है। तो ये अवैध खनन और अवैध खनन का हो गया। देखिए, देवभूमि में इनका भारतीय जनता पार्टी ने देवभूमि को 2-3 चीजें बहुत प्रमुखता से दी। एक तो ये अवैध खनन पहले तो नदियों में होते थे, अब तो नाले खाले सब में जो है अवैध खनन चल रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक बड़ी कृपा करी है उत्तराखंड, क्योंकि अपने को बहुत बड़े सनातनी मानते हैं, कि गांव में मोहल्ले में इन्होंने शराब की दुकानें हमारे यहाँ खोलने का काम किया। धामों में तक इन्होंने जो है शराब को, सड़क के साथ साथ इन्होंने शराब को भी पहुंचाने का काम किया। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। और ये जो ये आज का जो आपने जो ये मुद्दा रखा हुआ है वेडिंग डेस्टिनेशन पर, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो लोग रामनगर में हैं तो उनकी शादियां रामनगर में पहले से होती ही हैं। मसूरी के लोग मसूरी में शादियां करते ही हैं, धनोल्टी के लोग धनोल्टी में करते ही हैं, और तमाम जितने जहां पर जो लोग हैं वो करते हैं। लेकिन ये ऐसा जो है कि ये देश के लोग आकर के इसको करें तो उस पर बात होनी चाहिए। वो देश के लोग अगर करें तो हम भारतीय जनता पार्टी से ये मांग जरूर करते हैं कि विकास के लिए जो है हमारे पहाड़ों में जो ये जेसीबी मशीनें हैं, इसको खोद करके समतलीकरण का काम न किया जाए। भाई, हमारे यहाँ जो छोटे सीढ़ीनुमा खेत हैं, उन्हीं को सजाने का काम किया जाए। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं, ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, सबसे बात करेंगे, मैं समझ गया आपका आशय। पेटवाल साहब, आप एक्सपर्ट है, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि जो नेचुरल ब्यूटी है उसको बिना छेड़े, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किए बिना, उस प्राकृतिक सुंदरता को विकास के रास्ते पर नया आयाम दे सके? क्या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या हमें उतने सुरंग बनाने ही होंगे, हमें उतनी चौड़ी सड़कें करनी ही होंगी, या उसके बिना कोई विकल्प नहीं है? देखिए कुणाल जी, ये जो मतलब ये मुद्दा है सुरंग बनाने का, ब्रिज बनाने का, और जो चारधाम रूट के जो रोड है, ये विकास के पैरेलल कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन उसके पैरेलल भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर कहीं पे हमने सुरंग बनाई है, कहीं पे हम बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, तो पैरेलली हम उसके आसपास ऐसा एक इन्वायरमेंटल सिस्टम बना सकते हैं। क्योंकि मैं कल एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटल जिससे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई अगर सरकार 10 किलोमीटर की रोड में एक्सप्रेस वे बनाती है तो ऐसा कोई प्रावधान है कि उस 10 किलोमीटर में अगर मान लीजिए 500, 1000, 2000 पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसकी जगह 10 गुने पेड़ लगाए जाएं? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या भारत सरकार की या राज्य सरकार की कोई स्कीम है? तो मुझे उसका भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। शायद आप भी कभी इस बारे में कभी ना कभी पूछ सकते हैं कि अगर हम जितना डैमेज अपने एनवायरमेंटल सिस्टम को कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रैवल और मैनी कुछ भी और चीजों के लिए, तो क्या हम उसका 10 गुना नेचर को वापस कर सकते हैं? तो ये आप भी जरूर
इसका वो देखिएगा कि जो मेरे मन में भी एक प्रश्न है, बट मैं बहुत आपको वाजिब दोबारा है। से बताना चाहूंगा कि जो हमारे यूथ है और जो इस जो आपका टॉपिक है आज का वेडिंग डेस्टिनेशन, इस तरफ बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सजग हैं अपने इस इन्वायरमेंटल के लिए। इसीलिए जब भी मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे होम स्टे हैं या जो भी टूरिज्म की तरफ यूथ बढ़ रहा है या जो भी ऊपर आके काम करना चाहता है अपने गांव या उसके आसपास, वो हमेशा उस बात पे काम करता है कि यार मेरे एंसेस्टर या हमारे पूर्वजों का क्या आर्किटेक्चर था, कैसे वो बिल्कुल। घराटों से पानी लाते थे, कैसे वो उस चीज को मेंटेन करते थे पुरानी चीजों को, क्या कौन कौन से पेड़ पौधे आसपास हुआ करते थे, टेम्पल जो हमारे मंदिर हुआ करते थे वो किस शैली में बने हुए थे और किस प्रकार से पूजा पाठ हुआ करती थी। तो ये आप बिल्कुल रेस्ट एश्योर रहिए कि जो उत्तराखंड का यूथ है वो बहुत ज्यादा अपने गांव से, अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। और वो जरूरी भी है। जी। और ये मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि अगर भारत सरकार की, राज्य सरकार की कोई स्कीम ऐसी जरूर होगी कि अगर हम कोई एक्सप्रेस वे लेके जा रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं, और हम मान लीजिए हम कितना परसेंटेज ऑफ नेचर को डैमेज कर रहे हैं, क्या उसका 100 गुना 10 टाइम्स हम उसको वापस दे पा रहे हैं, नहीं पा रहे। और टाइम फ्रेम भी क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी तो डैमेज कर देंगे, वो मैनेज करने में कितना वक्त लगेगा और तब तक क्या वो सस्टेन कर पाएगा। मैं समझ गया आपकी बात, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है, कभी चर्चा इस पर भी ज़रूर करेंगे। जोशी साहब, अब एक सवाल आपसे भी बनता है सर, सब कुछ आप कर लेंगे, मान लिया जाए, नीति भी अच्छी है, नीयत भी अच्छी है, लेकिन उस भ्रष्टाचार रूपी दीमक से भी तो बचना होगा जो सिस्टम के अंदर रहकर ही सिस्टम को खराब करता है। विधायिका है आप, विधायिका में ठीक है, उस कार्यपालिका के ऊपर ईमानदारी से नजर कौन रखेगा जो इन सब चीजों को जमीन पर अमली जामा पहनाता है। अफसरशाही बेलगाम होते चली जाती है और भ्रष्टाचार का कहना क्या, उनके ऊपर कौन नजर रखेगा। जोशी साहब, निश्चित रूप से आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और बड़ा गंभीर सवाल भी है कि इस समय हमको सबसे बड़ी बात है कि पहला काम भ्रष्टाचार से जूझने का है। इस संबंध में सरकार ने देखो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और उसमें सरकार ने तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को भी जेल भेजने का काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम भी सरकार ने किया है। ये धामी जी की सरकार में ही मुमकिन हो पाया है। तमाम ऐसे ऐसे बड़े महत्वपूर्ण अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको भी सरकार ने उनके खिलाफ अपराधी मुकदमे दर्ज किए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जिनके खिलाफ जांचें की और जिन पर भ्रष्टाचार के मामले स्थापित हुए हैं उनको जेल भी भेजा है। इस संबंध में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और सरकार का प्रयास है कि भ्रष्टाचार इस प्रदेश में खत्म हो। और ये भ्रष्टाचार क्योंकि देवभूमि है, यहाँ निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अभी पहले भी सरकार ने कार्रवाई की है और भविष्य में भी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ या ऐसे जो भी कर्मचारी होंगे या ऐसा जो भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये उत्तराखंड है, हमें देवभूमि की संस्कृति को बचाए रखना है। अभी मैं पेटवाल जी को सुन रहा था, उन्होंने तमाम बातें कई हैं जो उत्तराखंड के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को सजोए रखने के लिए, यहाँ के धारे नौले को बचाने के लिए, यहाँ के गाड़ गधेरों को बचाने के लिए निश्चित रूप से सरकार को प्रयास करना चाहिए और सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। जोशी साहब, वो भी थोड़ा सा पूछ लीजिएगा कि भाई जो जिस ओर पेटवाल साहब इशारा कर रहे थे, प्रमोद साहब इशारा किए कि उतना जो एक्सप्रेसवे बनाने 10 किलोमीटर के लिए है तो कितने पेड़ लगाने होंगे, क्या उसके लिए भी डैमेज कंट्रोल? मैं इसमें एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, पेटवाल साहब विद्वान आदमी हैं और हमारे कपरवान साहब भी विद्वान आदमी हैं। ये लोग मेरे से बेहतर भी इस मामले में जानते हैं। देखिए, वैज्ञानिक तरीके से अगर पर्यावरण और विकास दोनों को संतुलित करके हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसमें प्रगति करेंगे। और देखिए अगर क्षेत्र का विकास आपको करना है तो आपने कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आपने संतुलन बना के काम करना होगा। सरकार ने बहुत से काम संतुलन बना के किए हैं। ठीक है। वृक्षारोपण और जहाँ तक आपने पर्यावरण पे सुरक्षित रहने की बात है, तो देखिए उत्तराखंड पहला राज्य होगा। आप पूरे हिमालयी राज्यों में, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। जल्दी। हिमालयी राज्यों में अगर आप दृष्टिगोचर करते हैं, देखते हैं, तो उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां वनाच्छादित क्षेत्र बड़ा है और राज्य में घटा है। हमारे यहाँ पहले 67%, 67%
2000 में जब राज्य बना था तो यहाँ पर वनाच्छादित क्षेत्र था, आज बढ़कर 72,000 हो गया है। 72,000 हेक्टेयर में हम वनाच्छादित क्षेत्र हमारा यहाँ तक पहुंचा है और उसको और बढ़ाने की जरूरत है, वनों को संरक्षित रखने की जरूरत है। आज हमें सबसे बड़ी चुनौती है वनाग्नि को रोकने की। जहाँ जहाँ हमारे वन है, कुछ लोग ऐसे तत्व होते हैं जो वनों में आग लगाते हैं, उसमें सामाजिक संगठनों को भी जोड़ने की जरूरत है। सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रहा है, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है सर, जोशी साहब, नहीं ठीक कह रहे हैं आप, चुनौती को आप समझ भी रहे हैं और इस चुनौती से निपटने का उपाय भी आप ही को करना है। जनता ने इसीलिए आपको चुना है, जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, टूरिज़्म हब के रूप में उत्तराखंड को उभारने की एक कोशिश है। ये कोशिश कितनी रंग लाती है और कितनी जल्दी रंग लाती है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।